चलिए आइए हम लोग जो है बैक पार्ट यदि किसी टॉपिक को कवर किए थे तो वो कवर किए थे 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। और भारत परिषद अधिनियम के बारे में इस बात को भी जानने का कार्य किए थे कि भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुआ था, उन सारी बातों को जो है जानने का कार्य किए थे। आज का अपने सबका कोई अगला टॉपिक बनता है तो वो बनता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो आइए चलिए जरा देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या टॉपिक बनता है। भारत शासन अधिनियम, चलिए 1919 ईस्वी के एक्ट के बारे में जानने का कार्य करेंगे कि आपने बैक क्लास में इस बात को पढ़ने का कार्य किया था कि 1909 ईस्वी के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और भी जानने का कार्य करेंगे कि यह 1919 ईस्वी का जो एक्ट है ना, इस 1919 ईस्वी के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लीजिए सबसे पहले तो इस बात को जान रहे हैं कि 1919 ईस्वी के जो है एक्ट को यदि किसी नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, चेम्सफोर्ड एक्ट। तो लीजिए यहां से इसको भी जान गए कि 1919 ईस्वी के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जो है इस एक्ट को क्यों जाना जाता है। तो एक चीज जानेंगे, इस एक्ट के समय यदि कोई भारत सचिव के पद पर आसीन थे, भारत सचिव के पद पर आसीन थे, तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और उस समय यदि हमारे देश के कोई गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर जनरल का नाम था भारत का गवर्नर जनरल। यानी देश के कोई गवर्नर जनरल थे तो उनका नाम था चेम्सफोर्ड। इसी कारण से जानेंगे कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ जानने का कार्य करेंगे कि इस एक्ट के समय जो है यदि ब्रिटेन के कोई राजा थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा यदि कोई थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। तो लीजिए यहां से इस बात को भी जान गए। 1919 ईस्वी के एक्ट को यदि किसी नाम से जाना जाता है तो 1919 ईस्वी के एक्ट को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी के एक्ट के समय यदि भारत सचिव के पद पर कोई व्यक्ति आसीन थे तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और साथ ही साथ जानेंगे कि उस समय यदि भारत के गवर्नर जनरल पद पर कोई आसीन व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था चेम्सफोर्ड। और साथ ही साथ इस बात को भी जान गए कि उस समय ब्रिटेन के राजा यदि कोई थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। आइए अब इस एक्ट के तहत और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है जरा उसको देख लेते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है।
सबसे पहले तो एक चीज जानेंगे कि इस एक्ट के तहत यदि कोई कार्य किया गया था तो वो किया गया था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। आप कहेंगे ये द्विसदनात्मक क्या होता है, आप पूछेंगे कि विधायिका क्या होता है, तो आइए जरा इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये द्विसदनात्मक क्या है और साथ ही साथ ये विधायिका क्या है इसके बारे में। विधायिका का अर्थ हुआ कि विधि निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। जिस तरह से अभी अपने देश में विधि या कानून निर्माण करने वाली कोई संस्था है तो उस संस्था को कहा जाता है संसद। और आपको पता ये भी है कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन है तो एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का यदि कुछ नाम है तो दूसरे का नाम है लोकसभा। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है विधि निर्माण करने की यदि सबसे कोई बड़ी संस्था है तो उस संस्था का नाम है संसद। और इस संसद को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 सदनों में बांटा गया है। तो जानेंगे एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। तो ठीक उसी प्रकार से जो है उस समय भी जो है कानून निर्माण करने के लिए जो विधायिका होती थी तो उस विधायिका को जो है 2 सदनों में जो है विभाजित कर दिया गया था, 2 सदनों में जो है बांट दिया गया था। तो उसी को कहा जाता है द्विसदनात्मक विधायिका। तो यहां से इस बात को भी जान गए। अब थोड़ा और भी क्या आता है जरा देखते हैं। ये द्विसदनात्मक विधायिका से जो है क्या क्या आता है जरा उसको देखते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका आइए इसको देखते हैं कि ये द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। अभी जिस तरह से आपको पता है कि हमारे संसद के 2 सदन हैं और हमारे संसद के 2 सदन हैं, तो एक को आपने बोला राज्यसभा और दूसरे को आपने बोला लोकसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ठीक उसी प्रकार से जानेंगे कि उस समय भी जो है ये द्विसदनात्मक विधायिका जो थी तो ये 2 सदनों में विभाजित थी और 2 सदनों में विभाजित थी। तो एक का नाम था राज्य परिषद और दूसरा का यदि कुछ नाम था तो दूसरा का नाम था विधानसभा। और ये विधानसभा जो है उस समय निम्न सदन कहलाता था। और ये जो राज्य परिषद होता था ना, इस राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता था। तो यहां से ये चीज भी जान गए कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी और द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना की गई थी तो इसमें 2 सदन थे। 2 सदन में उच्च सदन को राज्य परिषद कहा जाता था और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता था। अब यहाँ से पूछा जाता है कि राज्य परिषद में जो है कुल कितने सदस्य होते थे, तो इस राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य होते थे, 60 सदस्य। और साथ ही साथ जानेंगे कि ये विधानसभा में जो है यदि कुल सदस्यों की संख्या होती थी तो 144 सदस्य होते थे, 144 सदस्य। अब आता है बात कि 60 सदस्य में कितने मनोनीत सदस्य थे और कितने जो है निर्वाचित सदस्य थे। तो इस राज्य परिषद में जो है 34 ये निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, निर्वाचित सदस्य होते थे, निर्वाचित सदस्य। और साथ ही साथ जानेंगे कि 26 सदस्य जो होते थे ना, ये 26 सदस्य मनोनीत सदस्य होते थे, मनोनीत सदस्य होते थे। तो यहां से ये भी जाने, इसमें जो 144 सदस्य होते थे तो इस 144 सदस्य में से जो है 104 निर्वाचित सदस्य
निर्वाचित सदस्य होते थे और 40 जो है मनोनीत सदस्य होते थे, मनोनीत सदस्य होते थे। तो यहां से ये भी जान गए कि राज्य परिषद में जो है कुल 60 सदस्य होते थे। 60 सदस्यों में से जो है 34 सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य होते थे और 26 सदस्य जो होते थे ये 26 सदस्य आपके मनोनीत सदस्य होते थे। और साथ ही साथ विधानसभा में जो है कुल 144 सदस्य होते थे और 144 सदस्य में 104 निर्वाचित सदस्य होते थे और 40 जो है मनोनीत सदस्य होते थे। तो यहाँ से इस चीज को भी जान गए। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि आगे और भी क्या आता है। इस एक्ट के तहत जानेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो लीजिए, अब आप कहेंगे कि इससे पहले अभी जस्ट सब भाई पढ़े द्विसदनात्मक के बारे में, तो उसमें जाने की 2 सदन होता था और विधि निर्माण करने के लिए जो 2 सदन होता था तो एक को राज्य परिषद कहते थे, दूसरे को विधानसभा कहते थे। वही राज्य परिषद को अभी प्रेजेंट टाइम में किसी नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है राज्यसभा के नाम से, और अभी विधानसभा को जो है यदि केंद्र स्तर पर देखा जाए किसी नाम से जाना जाता है तो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये द्वैध शासन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ऐसे आपको मैंने बैक पार्ट जो है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जब सब भाई पढ़ रहे थे तो उस समय हम जो है इस द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल्स में चर्चा किए थे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था क्या हुआ कि द्वैध शासन में शक्तियों का विभाजन हो जाता है, विषयों का विभाजन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ही घर में 2 भाई हैं और 2 भाई हैं तो एक भाई कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, और दूसरा भाई यदि कोई खेती किसानी करता है तो आप देखेंगे कि खेती किसानी करने वाले भाई का कार्य अलग होता है और नौकरी जॉब करने वाले जो है भाई का जो है कार्य अलग होता है। तो खेती किसानी करने वाला जो भाई होता है वह नौकरी करने वाले भाई के जो है कार्यों में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं डालता है, और नौकरी करने वाला भाई जो है अपने खेती किसानी करने वाले भाई के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई बाधा डालने का कार्य नहीं करता है। तो आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पर विषयों का विभाजन हो गया है, शक्तियों का विभाजन हो गया है, जिस कारण से सभी का जो है अपना अलग अलग जो है कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। तो ऐसी व्यवस्था को जो है द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ से इस चीज को भी जान गए। अब आते हैं कि द्वैध शासन को के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते थे, जरा उसको देखते हैं। द्वैध शासन आइए जरा इसको देखते हैं। द्वैध शासन के अंतर्गत एक चीज जानेंगे कि इसे 2 भागों में जो बांटा गया था, तो इसमें पहला यदि कोई विषय था तो वो था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। और दूसरा यदि कोई विषय था तो वो था आपका हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। चलिए, आरक्षित विषय पर जो है यदि अधिकार किसी के पास था तो वो था गवर्नर जनरल के परिषद को, गवर्नर जनरल परिषद को, गवर्नर जनरल परिषद को। और इधर हस्तांतरित विषय पर यदि किसी को अधिकार था तो वो था मंत्रियों को, मंत्रियों को, मंत्रियों को, मंत्रियों को। तो यहां से इस चीज को भी जान गए कि द्वैध शासन के अंतर्गत
जो विषयों का विभाजन किया गया था, तो विषयों के विभाजन में एक आपका आरक्षित विषय था, दूसरा आपका हस्तांतरित विषय था। आरक्षित विषय पर जो है अधिकार यदि किसी का होता था तो गवर्नर जनरल के परिषद का होता था। हस्तांतरित विषय पर यदि अधिकार किसी के पास होता था तो वो होता था मंत्रियों के पास होता था। अब आता है कि आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्य आते थे, तो जरा उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई कार्य आते थे तो राजस्व संबंधी कार्य आते थे, पुलिस संबंधी कार्य आते थे, न्याय संबंधी कार्य आते थे, और इस साथ ही साथ वित्त संबंधी जो है कार्य आते थे। तो राजस्व हो, पुलिस हो, न्याय हो, वित्त हो, ये सभी जो है आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। और साथ ही साथ जानेंगे हस्तांतरित विषय के अंतर्गत यदि कुछ आता था तो उसमें आपका आता था स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। साथ ही साथ आता था कृषि, उसके बाद आता था स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य, etc। ये सब जो है कहा जाए हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता था। तो यहां से इस चीज को भी जान गए कि द्वैध शासन के अंतर्गत जो है दो विषय आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है यदि कोई कार्य आता था तो वो आता था स्थानीय स्वशासन, कृषि, स्वास्थ्य, ये सभी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। अब आइए जरा और भी देखते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुए थे, जरा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इस एक्ट के तहत एक चीज जानेंगे कि जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया था, गठन किया गया था, गठन किया गया था। तो यहां से ये चीज भी जान गए कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब आपको पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप बोलेंगे वर्ष 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी। लेकिन जब ये पूछ देगा कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे यदि किसी आयोग के सुझाव पर किया गया था तो उस आयोग का नाम था ली आयोग। ली आयोग के सुझाव पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसी वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1926 ईस्वी में किया गया था। और जब आपको एक्ट पूछेगा तो आप कहेंगे 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं इस एक्ट के तहत और भी कार्य किया गया था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है गठन किया गया था। आप कहेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, जरा उसको भी थोड़ा देर जान लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अभी प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है भारतीय धन का संरक्षक, यानी भारतीय धन का रक्षा करने वाला यदि किसी को कहा जाता है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसके बारे में आगे जो है एक टॉपिक हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लेंगे कि इस एक्ट के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, किया गया था। तो यहां से ये चीज को भी जान गए। उसके बाद इस एक्ट के तहत जानेंगे कि याद कीजिए 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत सब भाई क्या पढ़े थे, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का प्रावधान किया गया था। और संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का जो प्रावधान किया गया था उस एक्ट का नाम था 1833 ईस्वी का एक्ट
लेकिन इस एक्ट के तहत जो है केंद्र एवं राज्यों को अलग अलग बजट बनाने का जो है प्रावधान कर दिया गया था। तो यहां से ये भी जान गए कि केंद्र एवं राज्य को अलग अलग बजट बनाने की अनुमति मिल गई थी। इससे पहले जो है 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट का प्रावधान था, लेकिन ये एक्ट जो आया 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे आपने कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहिए या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहिए, तो इस एक्ट के तहत केंद्र एवं राज्य को जो है अलग अलग जो है बजट बनाने की अनुमति मिल गई थी। और भी क्या बात आता है जरा देखते हैं। इस एक्ट के तहत जानने का कार्य करेंगे। जो है 1919 ईस्वी का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार को निर्वाचन के आधार को बढ़ा दिया गया था। चलिए, तो यहां से ये भी जान गए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार को बढ़ा दिया गया था। आप कहेंगे ये सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार क्या होता है? 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत पढ़े थे कि मुस्लिमों के लिए जो है अलग सीट आरक्षित कर दिया गया था और सिर्फ उसमें जो है मुस्लिम लोग ही जो है उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते थे और मुस्लिम लोग ही सिर्फ वोट डाल सकते थे। लेकिन इसमें और भी बढ़ोतरी कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए अलग सीट आरक्षित कर दिया गया, सिखों के लिए अलग कर दिया गया, ईसाई के लिए अलग कर दिया गया सीट आरक्षित। तो आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार को जो है बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ जानेंगे कि गवर्नर जनरल के परिषद के 6 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो यहां से इस बात को भी जान गए कि 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत आप इस बात को जाने थे कि पहली बार जो है गवर्नर जनरल के परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। और भारतीयों को जो शामिल किया गया, तो आपने मेरे साथ बैक क्लास में पढ़ा था कि पहले यदि कोई भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यता लिए थे तो उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन उस समय सिर्फ जो है एक सदस्य को शामिल किया गया था। अब इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल में जो कुल 6 सदस्य होते हैं उस परिषद में 6 सदस्यों में से जो है आधा सदस्य भारतीय होगा और आधा सदस्य जो है ब्रिटिश सदस्य होगा। तो यहाँ से इस बात को भी जान रहे हैं। अब आते हैं एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आता है, जरा उसको देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि कोई कार्य हुआ तो जरा उसको देखते हैं। इस एक्ट पर डिस्कशन के लिए, इस एक्ट के विवेचना के लिए साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का
गठन किया गया था, गठन किया गया था, गठन किया गया था। तो यहाँ से ये बात भी जान गए कि जो है किया गया था। तो अब जब आपको पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन किस कारण से किया गया था, तो आप कहेंगे 1919 ईस्वी के एक्ट पर विवेचना के लिए किया गया था, 1919 ईस्वी के एक्ट पर डिस्कशन करने के लिए किया गया था। और साइमन कमीशन का गठन जो है नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। लेकिन जब कहेगा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो आप कहेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था, भारत पहुंचा था, भारत पहुंचा था ये चीज। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है कब पेश किया था, तो आप कहेंगे वर्ष 1930 ईस्वी, वर्ष 1930 ईस्वी में ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। और जब रिपोर्ट पेश हुआ था तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 3 गोलमेज सम्मेलन वह ब्रिटेन में हुआ था। तो पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उस व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला कौन थी, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। और साथ ही साथ जानेंगे कि पूछा जाता है कि कांग्रेस की ओर से गोलमेज सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। तो आइए यहाँ से इस चीज को भी जान गए। तो जब आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन, तो आप कहेंगे नवंबर 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो आप कहेंगे 1930 ईस्वी। और 1930 ईस्वी में जैसे ही रिपोर्ट पेश किया तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 3 गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन यदि हुआ तो वो हुआ 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यदि हुआ तो वो हुआ 1931 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन यदि किसी वर्ष हुआ तो आप बोलेंगे 1932 ईस्वी में। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या निकला, वो परिणाम निकला कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड। आप कहिएगा ये कम्युनल अवार्ड क्या है, तो कम्युनल अवार्ड में जो है दलितों को भी जो है सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि इससे जो है गांधी जी नाखुश थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये कम्युनल अवार्ड आने के फलस्वरूप हिंदुओं में भी फूट हो जाएगा, क्योंकि जो है दलितों के लिए अलग जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। तब आगे चल करके जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है वर्ष 1932 ईस्वी में एक समझौता होता है, और उस समझौते को किसी नाम से जाना जाता है, तो पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये बात भी जान गए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति यदि कोई थे तो उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला कोई थी, तो महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। और गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। तो यहाँ से 1919 ईस्वी के एक्ट के बारे में जान गए सब कोई। आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।